हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे हैं औसत और औसत का आज हमारा है पार्ट 4। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं औसत के ऊपर हमारा चौथा भाग। तो आज हम करने वाले हैं दोस्तों औसत चाल। और भी हमारे पास दो टाइप्स और बचती हैं औसत से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आते हैं, और हम ट्रिक की बेस पे ही हम इनको करने वाले हैं। लेकिन कुछ एक में अगर हम कैलकुलेशन को भी ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आसानी से हल हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम कंज्यूम भी नहीं होगा। जैसे उनमें से एक है औसत चाल। तो औसत चाल में भी हम वही फॉर्मूला जो औसत के बाकी क्वेश्चंस में करे थे हमने, कि हमारा जो मेन था औसत निकालने का तरीका वो क्या था, आंकड़ों का योगफल, और नीचे हम उसको भाग कर रहे थे आंकड़ों की संख्या से, औसत निकल आएगी। वैसे ही अगर हम औसत चाल की बारी अगर हमारे पास आती है तो हमें क्या करना है कि चाल, जो कि एक फार्मूला है मैथमेटिक्स के अंदर, चाल का फार्मूला, तो जिसको हम स्पीड कह सकते हैं, स्पीड का फार्मूला। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है कि दूरी बटे समय। चाल का फार्मूला क्या होता है, दूरी और इसको हम समय से भाग कर दें। तो अगर हम औसत चाल की बारी करेंगे तो इसके आगे औसत और लगा दें तो फर्क ये हो जाएगा कि इन दोनों के आगे लग जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। मतलब औसत चाल निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगी कि जैसे हम बाइक से कोई दूरी तय करें या किसी गाड़ी से या ट्रेन से अगर हम दूरी तय करें और लास्ट में हम ये पता लगाते हैं कि औसत चाल क्या बनी, कि भाई एवरेज, जैसे हमारी सिंपल भाषा में कि एवरेज क्या दी, भाई मेरी गाड़ी ने एवरेज क्या दी। तो वो किस पर डिपेंड करेगा, देखिए अगर हम किसी गाड़ी से, बाइक से, कार से, किसी भी ट्रैफिक से जाते हैं तो कई जगह पे गाड़ी स्लो हो जाती है, कई जगह पे मीडियम स्पीड रखनी पड़ती है, कई जगह पे काफ़ी फास्ट दौड़ती है। तो लास्ट में उसकी एवरेज निकालनी होगी तो क्या करेंगे कि जितनी जितनी किलोमीटर्स में उसने जितनी गति गाड़ी की रखी, कहीं पर 4 की स्पीड थी, कहीं पर 15 की स्पीड थी, कहीं पर 12 की जो स्पीड थी, कहीं पर 60 की थी, कहीं पर 80 भी थी। तो जितनी दूरी तक उसने उसकी गति सीमा यानी कि स्पीड को रखा, उसका वो निकाल के, मतलब कुल दूरी को, पहले हम क्या, हमारा फार्मूला क्या है, कुल दूरी, अलग अलग दूरियां, जैसे 4 किलोमीटर तक की अलग से स्पीड थी गाड़ी की, अगले 15 किलोमीटर के लिए अलग से स्पीड थी। तो उसमें हम दूरी के हिसाब से, जैसे 4 किलोमीटर तक 15 की स्पीड थी तो 4 लिखा, और उसमें स्पीड थी 15 की। अगले 20 किलोमीटर में उसकी गति थी मान लिया 10 की। अगले 15 किलोमीटर में अगर उसकी गति थी जो है 25 की, या ऐसे चलते चलते, और उसमें उसने कितना समय कंज्यूम किया, कितना समय कंज्यूम किया, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। लेकिन हम क्योंकि ट्रिक की बेस्ड क्वेश्चन से कर रहे हैं, ये अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, इसमें तो हमारे पास विकल्प कोई बचता नहीं है इस तरीके से निकालने के अलावा। लेकिन यदि हमारा जो टाइप है वो टाइप है औसत चाल निकालने के लिए उस स्थिति में जब दूरी कॉमन हो जाती है, दूरी कॉमन, तो दूरी कॉमन हो, जब दूरी कॉमन हो जाए तो हमें क्या करना होगा। जैसे दूरी कॉमन का मतलब है कि दूरी बराबर, कि जैसे कोई व्यक्ति किसी ए स्थान से बी स्थान तक चला गया और वापिस बी से वापिस ए तक आ गया, तो ये ए से बीच की दूरी जो है बराबर है, तो बी से वापस ए तक आएगा तो भी दोनों स्थितियों में दूरी बराबर है। तो एक टाइप ये बन जाती है हमारी, इस टाइप का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो देखिए इसका निकालने का तरीका ये है कि जो इसमें जैसे ए से बी तक गया, वो मान लिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया, वो आते टाइम वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आया, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो इसको निकालने का फॉर्मूला मान लीजिए, चाहे इसको ट्रिक मान लीजिए, तो वो ट्रिक का ये है कि जाते टाइम और आते टाइम दो गुणा में, जाते टाइम की जो एवरेज चाल थी वो मान लिया वो x1 थी, या मैं s1 कह दूं यहाँ पर s1, और आते टाइम की उसकी स्पीड थी s2, और नीचे इनका ही जोड़ कर देंगे तो हमारी औसत चाल आ जाएगी ए से बी, और बी से वापस ए तक आने में उसकी औसत चाल आ जाएगी। और ऐसा क्यों है,
मैंने यहाँ पर ये जिक्र किया कुल दूरी बटे कुल समय। तो ये स्थिति, ये फॉर्मूला कब आप अप्लाई कर सकते हो, इसको आप अप्लाई तभी कर सकते हो जब हम अलग अलग गति सीमा में दूरी बराबर रखे चल रहे हों। जैसे ये भी तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति ए से बी तक गया और बी से फिर सी तक चला गया, ये 10 किलोमीटर, ये भी 10 किलोमीटर है, तो भी हमारा यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। और वो क्यों, देखो हर चीज़ का क्यों होता है, क्यों है वो ऐसा, वो इस फार्मूले में छिपा हुआ है, कुल दूरी बटे कुल समय में। जैसे मैं इसको समझाने के लिए लिखूं कि मान लिया ये ए से, ये ए है और ये बी है, इसके बीच की दूरी x है, तो ये व्यक्ति वापिस, कोई व्यक्ति ए से बी तक गया और उसकी गति जो थी वो थी जैसे y किलोमीटर प्रति घंटा थी, y किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया और फिर वापस बी से ए तक आया, वो z किलोमीटर, या फिर मैं ऐसे ही कह लूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे S1 का प्रयोग किया, S1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया और S2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो वापस आया। तो हमारा फार्मूला है औसत चाल निकालने का कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए कुल दूरी बटे कुल समय, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, कुल दूरी कितनी हुई, x जाते समय हुई और x ही आते समय हुई, तो कुल दूरी तो बन गई उसकी x प्लस एक्स, तो क्यों ना मैं इसको 2x कर दूं। और बटे कुल समय की बारी आएगी, कुल समय देखिए अब कुल समय कितना होगा, यहाँ पर समय निकालने की बारी आती है ना, तो कुल समय ये यहाँ जाएगा, चाल यहाँ आ जाएगी, तो कुल समय निकल जाएगा। समय का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल, ये फार्मूला होता है। तो दूरी हमने क्या मान रखी है यहाँ पर x, और चाल हमने मानी है यहाँ पर S1, और दूसरी स्थिति में वापस आया तो उसके अंदर समय कितना लेगा भाई, वो दूरी तो x ही है और जो है चाल उसकी S2 है। तो हमारी कुल दूरी बटे कुल समय, अगर हम बात करें कुल दूरी बटे कुल समय का, तो कुल दूरी तो हमारी 2x होगी। कुल समय की बात करेंगे तो एक जाते टाइम समय लगाया उसने x बटे S1, आते टाइम वो समय लगाएगा x बटे S2। अब इसका एलसीएम लेके जोड़ना पड़ेगा हमें, तो इसका एलसीएम आएगा भाई S1 S2, तो ये S1x प्लस S2x आएगा, मतलब इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं भाई, तो ये S1 S2 ऊपर चला जाएगा, S1 S2 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा S1x प्लस S2x। ये x कॉमन लेके इस x को यहाँ कॉमन लेंगे तो ये x यहाँ आ जाएगा, इस x से ये x कट जाता है, तो हमारे पास क्या बचा, 2 गुणा में S1 S2 बटे S1 प्लस S2। तो अगर S1 S2 क्या थी, चाल थी हमारी। तो ये फार्मूला हम क्यों अप्लाई करते हैं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसको, ये फॉर्मूला हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, जब दूरी बराबर हो। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, उससे हमारी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। वो कहता है कि एक आदमी एक शहर से दूसरे शहर, एक आदमी है, एक आदमी जाता है एक शहर, मान लिया उस ए शहर है, उससे बी शहर तक गया, ए शहर से बी शहर तक वो चला गया और उसकी गति सीमा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो गया ए से बी, और फिर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो वापस बी से वापस ए शहर में आ गया भाई, वापस आता है। देखो प्रश्न में कहता है एक आदमी एक शहर से दूसरे शहर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो यहाँ पर गया और फिर वापस अपने उसी स्थान पर आ गया, यहाँ पर दूरी यानी कि डिस्टेंस कॉमन है, सेम है दोनों स्थिति में। तो हम ये वाला फार्मूला 2 गुना में चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल, ये तरीका लगा के आप औसत चाल निकाल सकते हो। मैंने वो इतना वो कैलकुलेशन करके दिखाया आपको, वो क्यों है आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन आप बशर्ते आपको याद रखना पड़ेगा कि दूरी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम करेंगे तो वो बनेगा हमारा 2 गुना में चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल होगा तो 2 गुना में 8 गुना में 6 और बटे 8 जमा 6, यानी कि 8 और 6 का जोड़ आएगा 14, तो 2 से काटेंगे तो ये 7 पे कटेगा, 48 ये आ जाएगा 48 बटे 7, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है,
किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी आप किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे। 48/7 भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज इसको आप सही बटे में मिश्रित भिन्न में बदल दीजिए। 7×6=42, 6 सही 6/7 किलोमीटर प्रति घंटा आप लिख सकते हो। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और इसको आप और भी एक तरीका और है, आप इसको पॉइंटों में देखिए, ऑप्शन, आपको ऑप्शन जो मिले, ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है। पॉइंट में है तो आप इसको पॉइंट में भाग कर दीजिए 7 से। तो ये था। देखिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, उसमें आपका कंफ्यूजन और शायद क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि एक कार दिल्ली से लखनऊ चली गई भाई, दिल्ली से लखनऊ, एक कार दिल्ली से लखनऊ चली गई। दिल्ली से लखनऊ 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गई है। वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक कार चली गई दिल्ली से लखनऊ। फिर वो कहता है कि वहां से एक गांव की ओर मुड़ जाती है जिसकी दूरी उतनी ही है। देखिए भाई प्रश्न में क्या कहता है, दिल्ली से लखनऊ चली गई और उसकी गति सीमा क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो चली गई, और वहां से लखनऊ से एक गांव की ओर मुड़ जाती है जिसकी दूरी उतनी ही है जितनी दिल्ली और लखनऊ की है। मतलब दिल्ली से लखनऊ के बीच की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी वहां से लखनऊ से उस गांव तक की है। वहां पर उसकी गति कितनी है कार की, लखनऊ से उस गांव तक की 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से लखनऊ से वो एक गांव में चला गया, यहाँ पर उसकी गति सीमा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो कहता है कि उसके गांव तक पहुंचने तक उसकी औसत चाल क्या होगी। तो यहाँ पर भी क्या रहा, दूरी कॉमन, दूरी कॉमन यानी कि दूरी बराबर, दोनों स्थितियों में चाल अलग अलग है, दूरी समान है। तो उस स्थिति में निकालने क्या फॉर्मूला है, 2 गुणा में चालों का गुणनफल, यानी कि 2 गुणा में चालों का गुणनफल करेंगे तो 80 गुणा में 20/80 जमा 20, यानी कि ये 100 हो जाएगा। और 100 में से ये दोनों जीरो इसकी कैंसिल हो जाएंगे, 2 8 16 दूनी 32। तो उसकी एवरेज गति आएगी 32 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल पहले ही किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है। ज़्यादातर अगर हम ड्राइव करते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल निकालना आता है। तो ये था हमारा पहला। दूसरा देखिए, ये क्वेश्चन जो अभी नेक्स्ट टाइप में करने वाला हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर क्या है कि कैलकुलेशन करने बैठते हैं तो बहुत लंबा पड़ेगा, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है, उसको लेके चलोगे तो आप जो है उसको कभी भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको कर दोगे। छोटा मोटा जोड़ घटा गुणा भाग करना पड़ेगा। तो ये कहता है कि यदि किसी व्यक्तियों को, देखिए मैं प्रश्न ले लेता हूँ, पहले एक प्रश्न ले लेते हैं पहले, फिर उसको हल करेंगे। ये टाइप हमारी कंप्लीट होगी औसत चाल वाली। यदि 7 संख्याओं का, देखिए प्रश्न में कहता है कि यदि 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत जो है वो कितना दे रखा है, 15 है। 7 संख्याओं का औसत 15 हो और सभी संख्याओं में 9 जोड़ दिया जाए। ये जो 7 संख्याएं हैं, इन 7 की 7 संख्याओं में, देखिए यही मैं बताना चाह रहा था, औसत पर इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर इस 7 के अंदर कुछ जोड़ दिया जाए या फिर घटा दिया जाए या फिर गुणा कर दिया जाए या फिर भाग कर दिया जाए। तो औसत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही इफेक्ट पड़ेगा जो हमारी संख्याओं पर पड़ा था। अगर इस प्रश्न में कहता है कि यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा, अगर उसमें से 9 घटा दिया जाए तो औसत क्या होगा, अगर इन सभी 7 संख्याओं में वो किसी एक निश्चित संख्या से गुणा कर दी जाए तो औसत क्या होगा, या फिर प्रत्येक संख्या को किसी निश्चित एक ही कॉमन संख्या से भाग कर दिया जाए तो औसत क्या होगा। तो औसत पर भी वही इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर कहता है कि यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में क्या कर दिया जाए, इन 7 के 7 संख्याओं में 9 जोड़ दिया जाए तो औसत में भी क्या होगा, 9 जुड़ जाएगा। तो नया औसत हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 15 और 9 24। दूसरा है कि 12 संख्याओं का औसत है 16। तो कहता है कि 12 संख्याओं का औसत है 16। यदि सभी संख्याओं में इसको 7 से गुणा कर दिया जाए, यदि इस 12 की 12 संख्याओं में प्रत्येक को अगर 7 से गुणा कर दिया जाए तो वो कहता है कि औसत क्या होगा, औसत भी 7 से गुणा हो जाएगा, 16 7 112 आ जाएगा। तो ये था दूसरा टाइप हमारा। अब हम चलते हैं हमारा
तीसरी टाइप जो आज हम करने वाले हैं, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि इन आंकड़ों पर, आंकड़ों के प्रत्येक आंकड़े के साथ में जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे, जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी करेंगे, वही इफेक्ट हमारे औसत पर पड़ेगा। वो औसत भी उसी संख्या से जोड़ घटा गुणा और भाग हो जाएगा और उत्तर आ जाएगा, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा दूसरा टाइप। तीसरी हमारी जो टाइप है आज वो ये है कि देखिए प्रश्न ले लेता हूँ उसका मैं। प्रश्न है कि किसी वर्ग में कुल 80 छात्र हैं भाई, किसी वर्ग में या ग्रुप कह लो, किसी वर्ग में 80 छात्र हैं, 80 छात्र हैं जिनका औसत है, औसत वजन, इनका औसत वजन दे रखा है, औसत वजन दे रखा है भाई 38 किलोग्राम, 38 किलोग्राम इनका औसत वजन दे रखा है। और वो कहता है कि इसमें से 2 छात्र वर्ग से चले जाएं और उनके स्थान पर 2 अन्य छात्र आ जाएं तो औसत वजन पर इफेक्ट पड़ेगा। कल भी इस टाइप, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने ये इस तरह क्वेश्चन करे थे, मतलब क्वेश्चन ये था, लेकिन वो सब ये यहाँ पर प्रश्न अलग है। तो वो कहता है कि 2 छात्र इस वर्ग में से चले गए, उसकी जगह पर 2 नए छात्र आ जाने से औसत पर इफेक्ट पड़ा। और क्या हुआ? औसत 1.5 किलोग्राम से क्या हो गया? बढ़ गया। तो वो कहता है कि आने जाने वाले छात्रों का कुल वजन का अंतर, तो अंतर निकालने का क्या तरीका रहेगा भाई? हमारे जो टाइप पिछले वाले में हमने क्या पूछा था कि जाने वाले या आने वाले छात्र थे या कोई भी आंकड़ा था, उनका अकेलों का वजन या उनकी आयु वगैरह कुछ बताना था। लेकिन यहाँ पर अंतर पूछ रहा है कि भी पहले कुल वजन कितना था, अब टोटल कुल वजन कितना हो गया। तो सिंपल सी बात है, हमारा क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर औसत में कितना अंतर आया। औसत में अंतर आया 1.5 का, और कुल कितने छात्र हैं भाई हमारे? 80, क्योंकि गए हैं उतने ही आए हैं, 80 से सिर्फ गुणा कर दीजिए तो ये हमारा अंतर आ जाएगा। पहले कुल वजन, अगर रुपए होते तो रुपए का अंतर आ जाएगा, यहाँ पर वजन दे रखा है तो वजन का अंतर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। क्या करना है आपको? सिर्फ यही याद रखना है, औसत पर कितना इफेक्ट पड़ा, उस मतलब औसतों का अंतर, वो उसको कुल आंकड़ों से गुणा कर देंगे, बस हम यही काम करना है आपको। और ये आ जाएगा 120, क्योंकि 80 और 0.5 का मतलब है इसका आधा, 120, तो 120 किलोग्राम का अंतर आएगा। एक और ले लेता हूं अगर चाहो इसका और क्लियरेंस देने के लिए। देखिए प्रश्न में कहता है कि एक सरकार ने एक परिषद का गठन कर रखा था जिसमें 84 सदस्य थे। एक मतलब परिषद है, कोई परिषद, और उसमें है 84 सदस्य, 84 सदस्य हैं भाई उसमें, और उनका वेतन, औसत वेतन दे रखा है। औसत कितने सदस्यों का? 84 सदस्यों का औसत वेतन कितना दे रखा है किसी परिषद का? 5600 रुपये, 5600 रुपये औसत वेतन दे दिया। और उस परिषद के 5 सदस्यों की मृत्यु हो गई, तो 5 सदस्य उसमें से एक्सपायर हो गए, उनकी जगह पे फिर 5 नए भी शामिल करने पड़े उनको, चुनाव करके। तो उनको शामिल करने से औसत वेतन 20 रुपये से घट गया। क्या हुआ भाई? औसत वेतन जो पहले था, जो कि 5600 रुपये था, उससे 20 रुपये कम हो गया, मतलब 5580 रुपये हो गया अब औसत वेतन। उनके नए आए तो उनका औसत वेतन कुछ कम होगा, तो 20 रुपये कम हुआ ना। अंतर कितना है भाई? औसत का अंतर आया 20 रुपये। तो वो कहता है कि पहले वाले वेतन का और अब वाले कुल वेतन का अंतर क्या है। तो निकालने का वही तरीका कि हमारे पास कुल सदस्य कितने हैं? 84, या आंकड़ों की संख्या कह सकते हो इसको आप, जो सदस्यों की संख्या है इसको आंकड़ों का जो औसतों का अंतर है उससे गुणा कर दीजिए। बस 84 को 120 से जो है क्या करेंगे? गुणा, यानी कि 84 दूनी 2 चौके 8 और 2 8 16, 168, यानी कि 1680 आएगा पहले वाले जो वेतन था और अब वाला जो नया वेतन है उसका अंतर। एक टाइप हमारी ये थी। दूसरा, एक लास्ट टाइप जो हमारी बचती है आज वाले क्वेश्चन में, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि किसी कक्षा के सभी छात्रों का
औसत वजन, कक्षा, किसी कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन दे रखा है। ये औसत वजन, इसका औसत वजन है भाई 33.75 किलोग्राम है भाई। अब ये कितने छात्र हैं हमें इनका नहीं पता, लेकिन इनमें से इस कक्षा के 7 छात्र, कोई इस छात्र के कक्षा के 7 छात्रों का औसत वजन दे रखा है, औसत वजन, और वो दे रखा है भाई यहां पर 42 किलोग्राम। अब ये 7 छात्रों का औसत वजन 42 है, शेष छात्र जो बचेंगे, कुल का हमें नहीं पता, शेष छात्रों का औसत वजन कितना बता दिया, 32 किलोग्राम है। तो वो कहता है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, मतलब आंकड़ों की संख्या। तो ये मैं कैलकुलेशन से करूंगा, आप उसका छोटा टाइप करके ट्रिक बना सकते हो। कैसे, देखो, अगर हम कक्षा के कुल छात्र x माने, अगर हम क्या करें, कुल छात्र कक्षा के यहाँ निकालने, ये निकालने हैं, ये निकालने हमारा प्रश्न है, और इसको हम x मान लेते हैं, ये x मान लिया इसको। तो उनका औसत देखो, हमारा जो औसत का फार्मूला था वो क्या था, औसत निकालने का, आंकड़ों का योगफल और उसको आंकड़ों की संख्या से हम कर रहे थे भाग, ये आंकड़ों की संख्या थे से, तो आंकड़ों की संख्या निकालेंगे, आंकड़ों की संख्या, तो औसत यानी कि आंकड़ों का योगफल निकालेंगे, आंकड़ों का योगफल, तो ये आंकड़ों की संख्या इससे गुणा बन जाएगी, मतलब योगफल निकालने का फार्मूला क्या बनेगा, आंकड़ों का औसत को गुणा करना पड़ेगा संख्या से, आंकड़ों की संख्या से। ये फार्मूला हमने पहले वीडियो में जिक्र किया था। तो यहां पर औसत है हमारा 33.75 और आंकड़ों की संख्या हमने मानी x, तो योगफल निकल जाएगा, यानी कि योगफल आ जाएगा 33.75 के गुणा में x। ये हमारे आंकड़ों का योगफल यानी कि कुल वजन आ गया अगर किसी कक्षा में x विद्यार्थी हैं तो। और ये किसके बराबर लिख सकते हो भाई आप, ये लिख सकते हैं हमें 7 छात्र, तो ये हो गए हमारे जिनका औसत है 42, तो 42 छात्रों का कुल वजन प्लस में 6 छात्रों का कुल वजन। 6 छात्र कितने बचेंगे, अगर कुल विद्यार्थी हमारे x हैं तो 6 छात्र बचेंगे भाई x माइनस x 7, और उनका औसत कितना है 32, तो इसको हमें गुणा करना पड़ेगा 32 से। तो अब इसको मैं 7 ही रख लेता हूं, बस 7 गुणा में 42, में इसको गुणा नहीं करूंगा, यहां पर 32 की गुणा कर लेते हैं, ये 32 x माइनस में 32 और गुणा में 7 मैं इसका रखूंगा, ये डॉट लगा देता हूं, x से कंफ्यूजन हो जाता है फिर, डॉट यानी कि गुणा है भाई, ये छोटा कर देता हूं इसको, ये गुणा। x वाला स्टेप जो है x की तरफ ले जाएंगे, तो ये 33.75 x माइनस 32 x बराबर 7 गुणा में 42, और ये बचेगा भाई माइनस में 7 गुणा में 32। x इसमें से कॉमन लेना चाहो ना तो ये कॉमन ले सकते हो, ये ऐसे लिख सकते हो, x का मान निकल जाएगा तो वो आ जाएगा 7 गुणा में 42 माइनस 7 गुणा में 32, और ये नीचे भाग में आ जाएगा इनका डिफरेंस, यानी कि ये नीचे आ जाएगा 33.75 माइनस का 32। तो इसमें भी 7 कॉमन ले सकते हो आप, ये 7 कॉमन ले लो, ये बचेगा। तो x कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मैंने गुणा क्यों नहीं करा था, क्योंकि हम इनका डिफरेंस निकाल के 7 से गुणा कर देंगे, मतलब 42 और 32 का डिफरेंस होता है 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आप 10 लिख सकते हो, मतलब 7 गुणा में 10 आ जाएगा ये, और इसमें अंतर आएगा ये 1.75 का शायद, और उसको भाग करके हम जो है विद्यार्थियों की संख्या निकाल सकते हैं। तो मैंने ये कैलकुलेशन इसलिए बताया, इसका आप ट्रिक बना सकते हो। हमारी ट्रिक क्या बनी, देखो अब ध्यान रखने वाली बात है, हमारी ट्रिक ये बनी कि जो हमने 7 छात्र बताए थे, इस 7 के किससे गुणा कर देंगे हम, इस 7 के गुणा 42 से, और माइनस में आ जाएगा ये 32, ये 32 आएगा नीचे, और नीचे क्या आ जाएगा, इन 7 छात्रों का जो औसत दे रखा था इसके कारण औसत में कितना इफेक्ट पड़ गया, बकाया छात्रों का औसत कितना बनेगा हमारा 32, तो ये 33.75 में से अगर हम 32 घटा दें तो हम सिर्फ ये स्टेप याद रख लें
तो हम सीधा इसको हल कर सकते हैं। तो ये थी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, प्रैक्टिस करके देखते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन मैं और लिख लेता हूँ यहाँ पर कि एक, उससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो है कि किसी फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन दे दिया भाई। औसत वेतन, देखिए मैं इस प्रश्न को करता हूँ उस तरीके से, औसत वेतन दे दिया यहाँ पर कितने रुपए है, 3264 रुपये इनका औसत वेतन है। इनमें से 14 सुपरवाइजरों का औसत वेतन दे दिया, यहाँ पर कितना है, 6000 रुपये। देखो ये 6000 रुपये। शेष का औसत कितना दे दिया, ये 6000 रुपये औसत है। शेष का बकाया औसत बन जाता है 2200 रुपये। तो उस फार्मूले के हिसाब से ये 14 जो है, ये 14 के गुणा में क्या आ जाएगा, ये 6000, ये वाला 6000 माइनस में बकाया कितना बचा हुआ है, 2200। बकाया का कितना है औसत, 2200। और नीचे क्या आएगा, पहले था 3264 और ये बकाया का, सिर्फ इतना कैलकुलेशन करना है आपको बस ये। तो हमारा कुल कर्मचारी उस पहले वाले क्वेश्चन में कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाती है। तो आई थिंक सभी कवर कर दिए मैंने। तो औसत का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। कल हम करने वाले हैं नया टॉपिक। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।